स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रेपेज पर। पाठ का एक्सप्लेनेशन हमने अध्याय 3 तक पढ़ा और उसी क्रम में अब आगे बढ़ते हुए अध्याय 4 पर पहुँचे हैं। और इस अध्याय में ये जो कवि हैं रघुवीर सहाय, इनके द्वारा लिखी गई कविता कैमरे में बंद अपाहिज। अगर देखा जाए तो वैसे ये जो कैमरे में बंद अपाहिज कविता है, यह आपका लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से ली गई है ये कविता की जो पंक्तियाँ आपको मिलेंगी। अब जैसा कि हर वीडियो में हर पाठ के शुरू होने से पहले कुछ न कुछ उसके बारे में जानकारी होना आवश्यक होता है, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि कैमरे में बंद अपाहिज के माध्यम से कवि ने यहाँ यह बताने का प्रयास किया है कि किस तरह लोग कैमरे पर जो भी विकलांग ना कह के हम दिव्यांग की संज्ञा देंगे उनको, क्योंकि ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त उनको एक अंग दिया गया होता है, मतलब उनमें कुछ विलक्षण कर दिया जाता है, तो उसको हम विकलांग ना कह के दिव्यांग कहेंगे, ज़्यादा सही रहेगा दिव्यांग। तो किसी दिव्यांग को जब बुलाते हैं कैमरे के सामने, तो कैमरे के सामने बुलाने के पीछे का उद्देश्य होता है कि उनको वहाँ पर ये बताया जाए, लोगों को, किसको, लोगों को, दर्शकों को बताया जाए कि किस तरीके से ये जो दिव्यांग लोग हैं ये कितनी पीड़ा से गुजरते हैं, कितनी इनकी दारुण स्थिति है, कितना यह पीड़ादायक स्थिति में रहते हैं, किस तरह ये किसी एक विशेष परिस्थिति का सामना कर रहे होते हैं। लेकिन वाकई में ऐसा नहीं होता है। वो जब कैमरे पर बुलाते हैं और बैठाते हैं तो व्यवसाय के दबाव के चक्कर में, मुनाफे के चक्कर में, और जिस कंपनी में वो कार्य कर रहे होते हैं वहाँ का प्रेशर होता है, जिसकी वजह से वह उनकी दारुण कथा को सामने लाने की बजाय जो दिव्यांग व्यक्ति है वह किस तरीके से संघर्ष कर रहा है, कितना पीड़ादायक स्थिति में है, इसको बताने की बजाय वह क्या ऐसे प्रश्न पूछने लग जाते हैं जो कि उनको मुनाफा कमाने के उद्देश्य से दिए गए रहते हैं। कहने का मतलब ये कि उनसे वही प्रश्न पूछते हैं जिनसे उनको हम कह सकते हैं कि अधिक से अधिक मुनाफा हो। तो यहाँ पर इसी बात को बताने के लिए रघुवीर सहाय जी ने यहाँ ये कविता कैमरे में बंद अपाहिज के माध्यम से यहाँ बताया है। तो पहले थोड़ा सा, जैसे कि ये जो कवि जी हैं इनका थोड़ा सा हम पहले परिचय जानते हैं, फिर चलते हैं पाठ की तरफ। तो पहला पाठ यहाँ पर जो इनका जन्म है वो जन्म स्थान अगर हम देखें तो इनका जो जन्म स्थान है वह 1929 लखनऊ, उत्तर प्रदेश में है लखनऊ अपना, तो वहाँ है। इनकी प्रमुख रचनाएं अज्ञेय द्वारा संपादित दूसरा सप्तक, आरंभिक कविताएं, महत्वपूर्ण काव्य संकलन सीढ़ियों पर में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इन्होंने काम किया है। तो पत्रकारिता में क्या, ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से संबंध रहे ये। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना और उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान से संबंध रहे। इनको जो सम्मान मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, और इनका जो निधन है 1990 में दिल्ली में हुआ। ये इनका संक्षिप्त परिचय हुआ। अब आपको हर वीडियो में बताना जरूरी नहीं, लेकिन थोड़ा सा फिर से बताएंगे कि बहुत ज़्यादा जो लेखक होता है, जो कवि होता है, उसका परिचय न जाने। कवि ने इस कविता क्यों लिखी और कविता लिखने के पीछे का जो उद्देश्य था, कवि जी को क्या सम्मान मिला, उनकी क्या प्रमुख रचनाएँ हैं, उनका जन्म स्थान, उनका जो हिंदी के क्षेत्र में विशेष सहयोग रहा हो, योगदान रहा हो, इसके बारे में हम जानते रहें, बस इतना ही पर्याप्त होता है। क्योंकि आपको कवि के द्वारा लिखी गई जो कविताएं हैं उनके पीछे का क्या उद्देश्य है ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। सीबीएसई के सिलेबस में जीवन परिचय का कोई स्थान नहीं होता है। तो आगे चलते हैं, पाठ को शुरू करते हैं। जैसा कि हम करते रहे हैं सबसे पहले कि यहाँ पर ये आपके कविता का नाम, उनकी काव्य जो लाइनें हैं और उनमें जो उनसे संबंधित कुछ कठिन शब्द हैं जो कि आसानी से आने चाहिए और
पढ़ते समय कठिनाई हो सकती है, तो उसको हम बताते हुए अब शुरू करते हैं, व्याख्या की तरफ चलते हैं। पहले पाठ का एक्सप्लेनेशन देते हैं, पाठ को समझते हैं कि क्या कुछ कहा गया उन लाइनों के माध्यम से, क्या कहने का प्रयास किया है कवि ने। क्योंकि कविता में जो लिखा गया होता है उसका वही अर्थ हो यह जरूरी नहीं है। कविता लिखते समय जो काव्य लिखा जाता है, जो कवि होता है वो अपनी भावनाओं को उसमें समाहित करता है और प्रतीकार्थक शब्द का प्रयोग किए रहता है। जो शब्द आए रहते हैं वे प्रतीकात्मक रूप से प्रयोग किए गए रहते हैं। तो यहाँ पर यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि इनका प्रतीकात्मक रूप से क्या अर्थ होगा। प्रतीकात्मक रूप से का अर्थ का मतलब यह है कि जो कहा गया क्या उसके पीछे कहने का कोई दूसरा उद्देश्य तो नहीं है। दूसरा उद्देश्य है तो वो भी हमें पता हो, और कहीं कहीं वो सीधे सरल भाषा में ही कह दी जाती है। आइए देखते हैं क्या कुछ इसकी व्याख्या होगी। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे, एक बंद कमरे में उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। ये कविता की पंक्तियाँ हैं। यहाँ पर कवि ने बताया क्या है कि जब हम लाते हैं किसी को, किसको, दिव्यांग को कैमरे के सामने, तो वहाँ लाने का उद्देश्य जो होता है वो वही कि हम पहले जाने कि ये किस पीड़ा से गुजर रहा है। लेकिन जैसे ही हम ले आते हैं कैमरे के सामने हम भूल जाते हैं। हमारे ऊपर मतलब जो वहाँ पर पत्रकार होता है जो कि उसका इंटरव्यू ले रहा होता है, जो साक्षात्कार कहते हैं हिंदी में इंटरव्यू को, वो ले रहा होता है, वो जानकारी पूछ रहा होता है, प्रश्न पूछ रहा होता है, उसके ऊपर दबाव होता है कि वही प्रश्न पूछे जिससे कि उनको मुनाफा हो, वाकई वाले प्रश्न नहीं। सबसे पहले यहाँ पर दूरदर्शन वही विद्युत तरंगों की मदद से बहुत दूर के दृश्यों को प्रत्यक्ष रूप से देखने की प्रणाली। टेलीविज़न, दूर की चीज़ देखना। वैसे तो दूरदर्शन जो है उसका मतलब यह है कि दूर की चीज़ देखना, लेकिन दूरदर्शन हमारे यहाँ एक टीवी चैनल है, तो यहाँ पर दोनों अर्थ इसीलिए मैंने लिख दिया है। ठीक। समर्थ, सक्षम, बलवान, शक्तिशाली। समर्थ का मतलब योग करने में सफल। ठीक। शक्तिवान, जिसमें बल या शक्ति हो। दुर्बल, कमजोरी, दुबलापन। अपाहिज, यहाँ पर देखेंगे आप, ये लूला लंगड़ा मैंने लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि वाकई में तो अपाहिज का अर्थ ही यही होता है कि वो किसी एक अंग से जो है उसके पास कोई एक अंग नहीं होगा। एक अंग से वह ईश्वर के द्वारा, हम इस पे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। तो काम करने के अयोग्य ये कह सकते हैं, जो काम ना कर से। अपाहिज का मतलब यहाँ ये सटीक अर्थ है, ये यहाँ पर इसलिए दिया क्योंकि अधिकतर अपाहिज का प्रयोग, दिव्यांग विकलांग का प्रयोग इन्हीं के लिए किया जाता है जिनके पास किसी एक विशेष अंग या कोई एक अंग ना हो। तो यहाँ पर काम करने के अयोग्य, जो काम ना कर सके, इसे भी हम अपाहिज कहते हैं। ठीक। यहाँ पर ये जो लाइनें हैं ये कह रही हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। ये समर्थ और शक्तिवान बताया गया है, मतलब ये कि सक्षम है, बल भी है, लेकिन एक बंद कमरे में उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं। मतलब ये कि जो समर्थ है, सक्षम है, बस केवल उसके पास किसी एक अंग की कमी है, इसलिए हम उसको अपाहिज कहेंगे। वाकई में ये उसके लिए मुझे लगता है कि उसका उपहास करने जैसा है कि किसी आप अपाहिज से, मतलब किसी दिव्यांग को आप कह रहे हैं कि आप दिव्यांग हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी के पास आँख ना हो और उससे आप कहिए कि आपके पास आँखें नहीं हैं। ये उसका मजाक उड़ाना है अप्रत्यक्ष रूप से। वाकई में वहाँ पर ये नहीं पूछा जा रहा है कि आप अंधे हैं, आपके पास आँख नहीं है। इसके पीछे उपहास है कि आपके पास आँख नहीं है। तो ये अगर हम इसको क्षेत्रीय भाषा में कहें तो ताने देने जैसा होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बस कुछ वही बातें यहाँ लिखा गया, कवि ने बताया है। तो यहाँ पर अजीब अजीब तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। मेन मुद्दा तो ये है, मुख्य प्रश्न तो ये है, कवि ये बताना चाहता है कि वो कितना परेशान है, कितना पीड़ा में है, इससे नहीं मतलब है उनको। मतलब ये है कि तरह तरह के वही प्रश्न पूछना जिससे उसको और पीड़ा होती है,
ये नहीं करना चाहिए। इसी के लिए यहाँ पर कवि ने ये बताया। तो डायरेक्टली हम चलते हैं व्याख्या पर, कुछ वैसा ही है इसमें। ठीक, यहाँ पर जो एक बात आई है ब्रैकेट में, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, मतलब ये कि ये ब्रैकेट में कर दिया गया है। ये जो कैमरामैन होता है उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप कुछ स्पेशल बातों को, कुछ उन्हीं बातों को आप थोड़ा सा बड़ा करके दिखाइए, मतलब उससे कि जो दर्शक हैं वो आकर्षित होंगे। और भावनात्मक रूप से हम ये कहें कि इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है दर्शकों को ऐसे दिव्यांगों को बुला करके। क्यों? जिससे कि मुनाफा हो। ठीक, व्याख्या पर आते हैं। प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह कविता कैमरे में बंद अपाहिज से ली गई हैं। ये इसके बाद मीडिया वाले दूसरों के दुख को अपने व्यापार का माध्यम बनाने से बिल्कुल नहीं कतराते, उन्हें सिर्फ कमाने से मतलब होता है। सभी मीडिया जगत के बंधु ऐसे नहीं हैं, सभी कर्मचारी ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं। यहाँ पर ये कहना कि जितने मीडिया जगत में काम करने वाले लोग हैं सब ऐसी ही मानसिकता रखते हैं, नहीं, ये कतई सही नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी मानसिकता रखते हैं जो कि केवल और केवल व्यूज़ पाने के लिए, मतलब ये कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके दर्शक बढ़ें, उनको ज़्यादा मुनाफा हो, इसके चक्कर में ऐसी चीज़ें वो करने से कतराते नहीं हैं। ठीक है, तो यहीं पर वो ये बात उनके लिए आई है जो मीडिया जगत में होकर के ऐसा कुछ कृत्य करते हैं। और इसी बात पर व्यंग कसते हुए कवि ने इस कविता को लिखा है। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि दूरदर्शन के कार्यक्रम के संचालक अपने आप को बहुत सक्षम और शक्तिशाली समझता है। ठीक, यहाँ पर ये हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। क्या है? इसलिए वह अपने दर्शकों से कहता है कि वह उनके लिए एक व्यक्ति को दूरदर्शन के स्टूडियो के एक बंद कमरे में लाएंगे और उनसे प्रश्न पूछेंगे। ये वाकई में एंकरिंग करते समय बोलते हैं। आगे कहने का तात्पर्य यह है कि दूरदर्शन के कार्यक्रम के संचालक असल में अपनी लोकप्रियता और व्यापार को बढ़ाने के लिए एक अपाहिज व्यक्ति का साक्षात्कार दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं। यही यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि वाकई में उनकी पीड़ा को नहीं बताने के लिए लाए हैं, बल्कि उस दिव्यांग व्यक्ति को वो इसलिए लाए हैं जिससे कि वह उनसे मुनाफा कमा सकें, उनका व्यापार बढ़े। ठीक, क्योंकि ये मानव स्वभाव है कि वो कुछ ऐसी चीज़ों को जानने के लिए ज़्यादा उत्सुक होता है जो कि वह नहीं जानता है। जैसे किसी के पास हाथ नहीं है, ठीक है, तो वो हाथ ना होने से क्या पीड़ा होती है इसके लिए ज़्यादा उत्सुक होता है। ठीक, कोई देख नहीं पा रहा है और हम देख पा रहे हैं, तो हम ना देख पा रहे होते तो हमारे साथ क्या होता, तो ये जानने के लिए हम ज़्यादा उत्सुक रहेंगे। इसको जानने के लिए हमें कौन अच्छे से बता सकता? वही ना जिसके पास आंखें नहीं हैं, जो नहीं देख रहा है। तो कुछ वैसे ही तो ये एक प्रकार से शुरुआत में हमने कहा कि ये इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है। और फिर से दोहराएंगे कि यहाँ पर उन मीडिया जगत के बंधुओं के लिए बात ये नहीं है जो कि सही रूप से, सही तरीके से खबरों का प्रसारण करते हैं, सही साक्षात्कार लेते हैं, सही चीज़ों को सामने लाते हैं। ये उनके लिए जो केवल मुनाफा कमाते हैं। यहाँ पर ये दूरदर्शन का आया है, तो यहाँ पर दूरदर्शन का इसलिए प्रयोग किया गया है, स्पेशली ये टीवी चैनल की बात नहीं है। दूरदर्शन इसलिए यहाँ पर इसलिए प्रयोग किया गया जिस चैनल की बात की गई है, टीवी चैनल की बात की गई है। दूरदर्शन पर ही ऐसा किया जाता है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, दूरदर्शन के स्टूडियो के फिर से वही बात आई, हर जगह है। यहाँ पर दूरदर्शन के स्थान पे हम कह सकते हैं टीवी चैनल। ठीक, कि बंद कमरे में उस साक्षात्कार में उस अपाहिज व्यक्ति से बहुत ही बेतुके प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे क्या वह अपाहिज है, यदि हाँ तो क्यों अपाहिज है। अब बताइए, आप किसी से पूछिए कि आप अपाहिज हैं और क्यों अपाहिज हैं। अपाहिज हैं तो इसका उत्तर समझ में आता है, ये प्रश्न समझ में आता है, आप अपाहिज कहिए। लेकिन आप अपाहिज क्यों हैं? भल आप खुद से स्वविवेक लगाइए, अपने विवेक से सोचिए कि कोई अपाहिज होना क्यों चाहता है। भाई आप उससे ये प्रश्न पूछें कि आप अपाहिज क्यों हैं, इसका उत्तर क्या देगा वो? कि मैं होना चाहता था अपाहिज इसलिए हो गया। ये बेतुका क्वेश्चन है, ये उसके हृदय को चीर देने वाली बात है। मतलब ये पीड़ादायक शब्द हैं ऐसे कि आप किसी अंधे से पूछिए आप अंधे क्यों हैं ना, ये बहुत दुखदायक है। आगे, उसका अपाहिजपन तो उसे दुख देता होगा। इन बेतुके सवालों का
वह व्यक्ति कोई जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसका मन पहले से ही इन सब से दुखी होगा और इन सवालों को सुनकर वह और अधिक दुखी हो जाएगा। उसके चेहरे पर उसकी लाचारी व दर्द को दर्शकों को दिखाने के लिए कार्यक्रम का संचालक कैमरामैन से कहेगा, इसे बड़ा करके दर्शकों को दिखाओ। यही बातें कहने का अभिप्राय यह है कि कार्यक्रम का संचालक उस अपाहिज व्यक्ति के दुख व दर्द से कोई मतलब नहीं रख रहा है। कार्यक्रम के संचालक को, संचालक का मतलब जो संचालित कर रहा है, जो इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहा है, उसको दुख से नहीं मतलब है, उसको तो केवल प्रश्न से मतलब है। और आगे क्या बात है, वह केवल अपना फायदा देख रहा है। उस अपंग व्यक्ति के चेहरे व आँखों में पीड़ा को साफ साफ देखने के बावजूद भी उससे वह और बेतुका सवाल पूछेगा। वह कैसा प्रश्न पूछा जाएगा? क्या वह कैमरे पर बताए कि उसका दुख क्या है? आप बताइए, कोई अपने दुख को बताता है? मतलब ये खुशी होकर बताएगा, लेकिन वो चाहते हैं। और पता है, ये मेरा खुद का अनुभव है कि अधिकतर ऐसे इंटरव्यू में यदि जो वहाँ पर जिससे इंटरव्यू लिया जा रहा है वह व्यक्ति अगर वहाँ पर थोड़ा सा भावुक हो जाता है ना, उसकी आंखें भर आती हैं अपने दुख को बताते हुए, तो ये उस समय के इंटरव्यू का सबसे अच्छा पार्ट माना जाएगा। यहाँ पर इमोशनली ब्लैकमेल होगा कौन? दर्शक होगा। कि यहाँ पर यह जताने की कोशिश की गई रहेगी कि ये देखिए कितना पीड़ा है इसको, लेकिन वाकई में वो पीड़ा वो उसकी दोगुनी तब हो जाती है जब उससे वही प्रश्न पूछा जाता है कि वह क्या इस अपाहिजपन से कुछ अनुभव करता है, क्या उसका ये अपाहिजपन उसको पता है, ये उसका अपाहिजपन उसने क्यों चुना है। इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है और पूछा भी इसीलिए जाता है। आगे यहाँ पर कि उससे जल्दी कहने के लिए कहा जाएगा कि वह जल्दी बताए कि उसका दुख क्या है। कहने का अभिप्राय यह है कि टेलीविज़न वालों के पास हर कार्यक्रम के लिए एक निश्चित समय होता है, उन्हें किसी के दुख से कोई मतलब नहीं होता है। अब बताइए, एक तरफ तो ये प्रश्न पूछा गया कि आप क्या इससे दुखी हैं, आप अपाहिज क्यों हैं, और उसी में वो चाहते हैं कि ये बातें वो सीमा के अंदर बता दें, मतलब एक सीमा तय करते, एक समय तय कर देते हैं कि इतने समय के अंदर आप ये बात बताइए। कहने का मतलब है कोई अपने दुख को भी एक लिमिट में बताए, उसको मतलब यहाँ भी बांधा जाता है। एक तरीके से दूसरे प्रकार की प्रताड़ना दी गई उसको, मतलब वो यहाँ पर वाकई में उसका दुख जानने के लिए नहीं, उसके दुख से मुनाफा कमाने के लिए यहाँ पर उसको बुलाया गया रहता है। आगे फिर क्या है, इसी कारण वे उस अपाहिज व्यक्ति से उसका दुख जल्दी जल्दी बताने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनके पास सीमित समय है। परंतु वह अपंग व्यक्ति इन बेतुके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं बता पाएगा। ये इसकी व्याख्या हुई। अब ये मतलब सोचिए, केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन की व्याख्या इतनी बड़ी आपको लग रही होगी, तो ये बड़ी नहीं है व्याख्या। ये केवल जब हम अपने शब्दों को व्यवस्थित क्रम में लिख करके बताते हैं तो वो अपने आप जो भाव अभिव्यक्ति है, जो भावाभिव्यक्ति कहिए जो उसमें है, तो उसको बताने के लिए शब्द कम पढ़ सकते हैं। तो ये बड़ा नहीं है। आगे चलते हैं अगले पर। अगला है, अगर हम देखें, सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए या अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, इंतज़ार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं। यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर जो व्यक्ति बुलाया गया है उसको बार बार फोर्स किया जाएगा कि आप सोचिए और फिर बताइए कि जब आपका हाथ कटा था एक्सीडेंट में, दुर्घटना के समय, तो आपको कितना दर्द हुआ था। आप बताइए, कोई उस समय को क्यों याद करेगा?
ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। वही बात यहाँ कवि कह रहा है कि सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, बताइए। मतलब ये कि कोई पीड़ा से गुजर रहा है और उससे पूछा जाए कि आपको इस पीड़ा से गुजरते समय कैसा महसूस हो रहा है। भाई ये दुख भरी उसकी वेदनापूर्ण जो आवाज़ है वो खुद ही बता रही है कि कितना पीड़ा में है वो, लेकिन नहीं, यहाँ पर तो केवल मुनाफा चाहिए। बस वही व्यंग किया है यहाँ पर। कौन? यही हमारे रघुवीर सहाय जी। हाँ, तो आते हैं इस पे। इसका यहाँ पर कुछ वैसे शब्द सब सरल सरल ही आए हैं, लेकिन तब भी इशारा का मतलब यहाँ पर ये इंगित आ गया है। संकेत, अवसर, मौका, सुयोग कह सकते हैं। रोचक मतलब मनोरंजक, दिलचस्प, वास्ते, कारण, हेतु लिए। व्याख्या पर आते हैं डायरेक्टली। क्या कहते हैं? उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कार्यक्रम का संचालक उस अपाहिज व्यक्ति से फिर से सवाल करता है कि वह सोचे और बताए कि उसको अपाहिज होकर कैसा महसूस होता है। बताइए। बार बार एक ही चीज़ के लिए किसी को दबाव देना, किसी को उसकी जो दुख भरी, जो दुख वाला समय है उसका, जो वो कष्ट में है, उसको पूछना और ये कह करके कि आप याद करिए, बताइए, तो ये मुझे लगता है बहुत पीड़ादायक है। कहने का आशय यह है कि मीडिया के अधिकारी इतने क्रूर होते हैं, बिल्कुल क्रूर होते हैं। उनके पास दया नाम की चीज़ नहीं होती है, इमोशन को खो देते हैं। मतलब कहीं वो भूल जाते हैं कि दया नाम की भी कोई चीज़ है। कोई, आप बताइए, अगर यही सेम क्वेश्चन उस व्यक्ति से पूछ लिया जाए जो इंटरव्यू ले रहा है, कौन? संचालक, जो मीडिया जगत का है, जो ऐसा कृत्य कर रहा है, तो क्या उस ऐसा बता पाएगा? तब यहाँ पर मानवाधिकार को बुलाएंगे। कहते हैं कि वह जानबूझकर अपाहिज लोगों से बेतुके सवाल पूछते हैं ताकि वे सवालों का उत्तर ही ना दे पाए, ट्विस्ट लाने के लिए। मतलब है कि जो दर्शक है वह ज़्यादा देर तक बना रहे उनके चैनल पर, इसके लिए ऐसा करते हैं। आप सोचकर देखिए कि उस व्यक्ति को कैसा लग रहा होगा जिससे पूछा जा रहा हो कि अपाहिज होकर कैसा लग रहा है। संचालक उस व्यक्ति को और अधिक जोर देकर पूछता है कि वह आखिर कैसा महसूस करता है। बहुत पीड़ादायक है ये। किसी व्यक्ति को उसकी पीड़ा के बारे में आप पूछ रहे हैं किसी व्यक्ति से, और ये कहना कि कितना, मतलब ये कि पीड़ा का भी कोई लेवल होता है, और ये कहिए कि आप उसके लिए एक मापदंड बना रहे हैं कि ज़्यादा वाली पीड़ा हो रही है कि कम वाली पीड़ा हो रही है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, और आपको नहीं याद आ रहा है तो आप याद करिए। ये बहुत दर्दनाक है भाई, ये निंदनीय है, ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए। लेकिन कौन ऐसा? मीडिया के अमानवीय व्यवहार का अंदाज़ा यहीं से लगाया जा सकता है कि कार्यक्रम का संचालक उस अपाहिज व्यक्ति से कहता है कि वह इशारा करके उसे बताएगा कि उसे अपने आप को दर्शकों के सामने कैसे दिखाना है। मतलब यहाँ संचालक उसको डायरेक्ट करेगा, उसको इंस्ट्रक्शन देगा कि आप ऐसे दिखाइए, वैसे बताइए। मतलब ये कि हाथ ना होने की वजह से केवल मैं हाथ को ही कहूँगा, इसलिए क्योंकि बाकी किसी अंग के ना होने से जो दर्द होता है, ईश्वर ना करे ऐसा हो, केवल हाथ ही है, तो मुझे लगता है कि हाथ को ही कहें, हाथ ना रहे। और हाथ के ना होने से कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है, इसको बताने के लिए भी संचालक निर्देश दे कि मैं जो कहूँ ये बताइए, ये उससे भी कहीं ज़्यादा निंदनीय है ना। आगे क्या है? संचालक अपाहिज व्यक्ति को उत्तर देने के लिए उकसाते हुए फिर से सवाल पूछता है। क्या? वह थोड़ी कोशिश करके सोच कर बताए कि वह कैसा महसूस करता है। कहने का अभिप्राय यह है कि संचालक चाहता है कि वह अपाहिज व्यक्ति कैमरे के सामने कैसा व्यवहार करके दिखाए, मतलब वैसा ही व्यवहार करके दिखाए जैसा उसने कहा है उससे। मतलब वो एक स्क्रिप्टेड चीज़ रखें, मतलब वो कि चाहते हैं कि मैं जो चाह रहा हूँ वैसे ही। ये वही बात हुई ना। वैसे भी मैं ऐसे बहुत नहीं, लेकिन तब भी कहूँगा कि यहाँ पर मीडिया जगत का कुछ ऐसा रवैया हो गया है क्या कि पानी से, नदी से बगुला मछली निगल करके खा रहा है और उसकी फ़ोटो क्लिक करके दिखा दी जाए कि बगुले ने मछली को डूबने से बचाया। बताइए, ये ऐसा होता है। ये व्यंग मैं कर रहा हूँ, मतलब ये
कि जो खूंखार व्यक्ति, मतलब बगुला कभी मछली को बचाएगा? वो तो खाने के लिए जाता है ना। जो भी कीड़े होते हैं पानी वाले, जलीय प्राणी को तो बगुला खाने के लिए पानी में उतरता है। और आप मीडिया वाले क्या दिखाएंगे? मीडिया वाले दिखाएंगे कि बगुले ने मछली को बचाया। कहाँ से? पानी में डूबने से। ये मूर्खतापूर्ण है। यही हो रहा है ताकि उसके दर्शक अपनी दिलचस्पी उसके साथ बनाए रखें, ये ऐसा किया जाता है। आगे संचालक अपाहिज व्यक्ति को उकसाता हुआ कहता है कि इस वक्त वो नहीं बोलेगा तो अपना दुख दुनिया के समक्ष रखने का सुनहरा अवसर उसके हाथ से निकल जाएगा। बताइए, दुख को भी कहने के लिए सुनहरा अवसर होता है क्या? बिल्कुल नहीं। यही वाली ये बात आई है क्या कि थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। ये वाला मैं कहीं अलग से नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर ये लिखा गया है, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आगे क्या है? वह उसे समझा रहा है कि अपनी अपंगता व अपने दुख को दुनिया के सामने लाने का इससे बेहतर मौका उसे नहीं मिल सकता है। कवि कहते हैं कि उस अपाहिज व्यक्ति से उसकी शारीरिक दुर्बलता से संबंधित प्रश्न पूछ कर उसे बार बार उसकी अपंगता का एहसास दिलाकर उसे रोने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा, और दर्शक भी उसके रोने का ही इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि कार्यक्रम का संचालक यही तो चाहता है कि वह रोए, अपना दुख लोगों के सामने प्रदर्शित करे, ताकि उसका कार्यक्रम और अधिक रोचक बन सके, सफल हो सके। यही हमने शुरुआत में बताया, क्योंकि ये इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है। अगर कोई वहाँ पर इंटरव्यू लेने वाला, जिसका इंटरव्यू ले रहा है, वह रो रो कर अपनी बातें बता रहा है, तो रोने से जो दर्शक है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और यहीं पर उसका कार्यक्रम सफल हो जाएगा। और ऐसा करने के लिए ही उससे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे कि वह व्यक्ति, कौन, जो दिव्यांग आया है, जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, जो दुख से पीड़ित है, वह रो दे। और जब वो रो देगा, भाव में आ जाएगा, तो उसकी वजह से उनको ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, उनका कार्यक्रम सफल होगा। और दर्शकों से कोई यह प्रश्न नहीं पूछेगा कि वे क्यों उस अपाहिज व्यक्ति के रोने का इंतज़ार कर रहे थे। असली प्रश्न तो यहाँ बनना चाहिए ना कि आप किसी व्यक्ति के रोने का इंतज़ार क्यों करते हैं, मतलब उसके दुख को और ज़्यादा भारी होने तक का आप इंतज़ार कर रहे हैं। पहले ही समझ लीजिए बात क्या है। व्याख्या पूरी हुई, चलते हैं आगे। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है कि आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश। क्या? दर्शक धीरज रखिए, देखिए, हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कौन, किसके लिए आया है ये? यहाँ हमें दोनों लोग को रुलाना है। मतलब ये यहाँ पर कवि ने फिर व्यंग्य किया है कि दर्शकों, आप इंतज़ार करिए उस समय का कि जब तक मैं आपको और इस दिव्यांग को रुला न दूँ, तब तक के लिए आप यहाँ रुके रहिए और हमारे कार्यक्रम को सफल बनाते रहिए। आगे क्या है? बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। ये ब्रैकेट में दिया गया है, ये मतलब पीछे से बोला गया है। अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे कि सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। पूरा हुआ, मतलब जब उनकी समय सीमा समाप्त हुई, तुरंत ही वह उस कार्यक्रम को बीच में ही रोक देंगे। उनको इससे नहीं मतलब है कि वाकई में क्या उसने अपनी बात बता पाई कि नहीं। नहीं उनको केवल इससे मतलब है उनको केवल इससे मतलब है, किससे? कि वह किसी भी तरीके से अपने कार्यक्रम को सफल बनाए। उनको थोड़ा सा प्यास लग गई थी, तो ये यहाँ पर कवि ने एकदम खुल करके बोला है। कौन सी लाइन? यहाँ ये कि हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। लास्ट में क्या? आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। मतलब ये सोचिए, ये सामाजिक उद्देश्य है। वाकई में तो यहाँ सामाजिक उद्देश्य रहता तब जब आप उस व्यक्ति की उस पीड़ा को बताने के लिए लाए होते, लेकिन यहाँ तो सामाजिक उद्देश्य नहीं, यहाँ तो
केवल और केवल मुनाफे के लिए, पैसे कमाने के उद्देश्य से कार्यक्रम किया गया। चलते हैं व्याख्या की तरफ। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कार्यक्रम के संचालक ने सारी हदें पार करते हुए उस अपाहिज व्यक्ति से तरह तरह के प्रश्न पूछकर उसे रुलाने का प्रयास कर रहा था। इसलिए कर रहा था जिससे कि उनकी व्यूज, थोड़ी सी जो व्यूज़ है बढ़े, ताकि उस अपाहिज व्यक्ति का दर्द और बेचैनी उसकी आँखों व उसके होंठों पर दिखाई पड़े, और फिर कार्यक्रम का संचालक उस अपंग व्यक्ति की फूली हुई आँखों व उसके होंठों की बेचैनी बड़ी बड़ी तस्वीर को टेलीविज़न के पर्दे पर बड़ा करके दर्शकों को दिखा सके। यही मतलब एक पहले तरह तरह के प्रश्न पूछकर उसको रुला देना, और रुलाने के बाद फिर उन प्रश्नों के पूछने के बाद जब व्यक्ति रो रहा होता है तो उसकी जो आंखें हैं जो आंसुओं से भरी हुई हैं, जो उसके होंठ कँप रहे हैं, उनकी आप बड़ी सी तस्वीर ले लीजिए और फिर उसको जूम करके दिखाइए टीवी पर। किस लिए? जिससे कि दर्शक भावुक हो जाएंगे। देखिए ये व्यक्ति कितना पीड़ा में है। वाकई में वो पीड़ा नहीं दिखा रहे होते हैं, वहाँ तो वो पैसे कमाने के उद्देश्य से केवल और केवल अपनी इच्छा पूर्ति कर रहे होते हैं, जिससे कि उनका मुनाफा हो, कार्यक्रम सफल हो सके। क्या है आगे? और फिर दर्शकों से कह सके किसी दर्द और बेचैनी को वे उस अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा समझें। कहने का आशय यह है कि जब कार्यक्रम का संचालक उस अपाहिज व्यक्ति को रुलाने में नाकामयाब हो गया, तब उस अपाहिज व्यक्ति की दर्द भरी आंखों और बेचैनी भरे होठों को ही बड़ा करके पर्दे पर दिखाकर दर्शकों को भावुक करने का प्रयास कर रहा है ना। जब एक बार वो रुला नहीं पाए ना, तो उन्हीं आँखों को और उन्हीं उनके होठों को, जो कि दुख के मारे थोड़ा सा कपते हुए आवाज़ में बता रहे, मतलब ये वह व्यक्ति वाकई में बोल नहीं पा रहा है और आप उसको इस तरीके से, यहाँ पर हम ये कहेंगे व्यवसायीकरण किया जा रहा है। किसका? उसके दुखों का, उसके दुख भरे क्षणों का और उसके भावुक होने का। व्यवसायीकरण का मतलब व्यवसाय के उद्देश्य से कोई कार्य करना, और व्यवसाय जहाँ भी होता है वहाँ मुनाफा होता है, वहाँ पर अर्थ मिलते हैं। अर्थ मतलब धन मिलता है। आगे कवि कहते हैं कि उस अपाहिज व्यक्ति को रुलाने की और एक और कोशिश करते हुए कार्यक्रम का संचालक दर्शकों से कहता है कि आप लोग धीरज बनाए रखिए, देखिए उनका कार्यक्रम दोनों को एक साथ रुलाने वाला है। यहाँ पर हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों, यानी उस अपाहिज व्यक्ति को और दर्शकों को। लेकिन कार्यक्रम के संचालक के अनेक प्रयास करने के बाद भी जब वह अपाहिज व्यक्ति नहीं रोता है, तो संचालक कैमरामैन से कैमरा बंद करने को कहता है। यहीं पर मतलब जब वो सफल नहीं हुए, असफल हो गए रुलाने में, तो यहीं कैमरा बंद किया जाता है। कैमरा बंद करके क्या किया जाता है? स्क्रिप्टेड होता है सब। क्या होता है? क्योंकि वह उस अपाहिज व्यक्ति को रुलाने में नाकामयाब रहा, और साथ ही साथ वह उस अपाहिज व्यक्ति को पर्दे पर वक्त की कीमत का एहसास भी करा देते हैं कि उस व्यक्ति को अपनी पीड़ा एक निर्धारित समय के अंदर ही व्यक्त करनी थी। सोचिए, मतलब हर जगह मोल भाव किया जा रहा है, तौला जा रहा है, दुख को भी पैसे के तराजू से तौला जा रहा है। ये बहुत निंदनीय कृत्य है। यही यहाँ पर कवि जी ने बताया है क्या, कि जब वो जान जाते हैं कभी रोएगा नहीं, पहले तो भरसक प्रयास करते हैं, और फिर बीच बीच में ऐसा भी नहीं है, बीच बीच में रोता भी है, लेकिन वहाँ पर जब वो थोड़ी सी कमी रह जाती है तो वहीं कार्यक्रम रोक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे निगेटिविटी आएगी ना, कार्यक्रम की असफलता दिखेगी, और उनको असफलता नहीं सफलता चाहिए होती है। आगे और कैमरा बंद होने से पहले वह घोषणा करता है, क्या आप सभी दर्शक समाज के जिस उद्देश्य के लिए यह कार्यक्रम देख रहे थे वह कार्यक्रम अब समाप्त हो चुका है, लेकिन संचालक को ऐसा लगता है कि थोड़ी सी कसर रह गई थी। और वो कसर क्या थी? वरना उसने उस व्यक्ति को लगभग रुला ही दिया था। कहने का अभिप्राय यह है कि मीडिया अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। व्यंग किया है यहाँ पर कवि महोदय ने कि केवल पैसे के लिए हम किसी भी स्तर तक गिर जाएं, यह बिल्कुल सही नहीं होता है। हमें हर चीज़ को
पैसे से नहीं तौलना चाहिए। हर चीज़ में हर समय केवल मुनाफा नहीं ढूंढना चाहिए। हम केवल मुनाफे के लिए ऐसे कृत्य करें जो कि निंदनीय हो, और हम मुनाफे के लिए केवल और केवल ऐसे व्यक्तियों का मजाक उड़ाने जैसा, हम कह सकते हैं मजाक उड़ाएं, यह बिल्कुल सही नहीं होता है। तो क्योंकि हम मनुष्य हैं, यदि मनुष्य के अंदर मनुष्यता नहीं रहे तो फिर वो मनुष्य काहे का। अगर मनुष्य हैं तो मनुष्यता रखिए, और मनुष्यता का मतलब होता है कि आप लोगों के, दूसरे लोगों के दुख दर्द को समझिए, अनुभव करिए कि क्या ऐसा मेरे साथ होता तो मैं भी ऐसे ही करता जैसा मैं इसके साथ कर रहा हूँ। तो ये बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है कि ये पाठ में जो बताया है कवि ने, उसके पीछे समाज में एक जो दारुण कथा चल रही है अपाहिज लोगों की, वह बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से, जो मैं अपाहिज नहीं कहूँगा, जो दिव्यांग हैं, इन दिव्यांगों को किन स्थितियों से, किन पीड़ा से गुजरना होता है वह पता चले। और यह एक प्रकार से बुराई भी है उन मीडिया जगत बंधुओं की जो ऐसा कृत्य करते हैं। तो आगे चलते हैं, पाठ के सार की तरफ बढ़ते हैं। और पाठ के सार में हम पाएंगे कि जो पूरी कविता में बातें कही गई हैं उनको हम एक जगह, और पाठ का सार आप पढ़ने के बाद पाएंगे कि पूरी पाठ की जो कविता का कहने का प्रयास किया गया कविता में समझ में आ गए। तो कैमरे में बंद अपाहिज, सॉरी भाई पूरा ही स्क्रॉल हो गया ये तो, हाँ, कैमरे में बंद अपाहिज कविता का सार थोड़ा सा बताएंगे कि ये रघुवीर सहाय जी हैं, और इन्होंने ये अपनी कविता काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं में संकलित की है, वहीं से कविताएं हमको ली गई हैं, और आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसकी जो भी पूरी व्याख्या है वो समझ में आ जाएगी। तो चाहे एक बार फिर से कहेंगे कि आप इस पाठ को पढ़ने के लिए ये देख लेंगे, और देखने के साथ पाठ की समरी, जिसको हम सारांश कहते हैं, इसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक बार रिवर्स कर देता हूं, और जो मैंने एक्सप्लेन किया है आपको वो सब आप अच्छे से, ये मैंने जो अंडरलाइन करके आपको पढ़ाया है इसको मैं मिटा देता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट जिससे अच्छे से ले करके आप नोट करने में, आपको दोहराने में कठिनाई ना हो, आप इसको पढ़ेंगे, और आशा करते हैं कि आपको इसको पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा। और अगर ऐसा होता है कि आपको समझ में ना आए तो आप बताइएगा, जो भी नहीं समझ में आएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तो उसमें हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे। इसको नोट कर लेंगे, ये पहली स्लाइड हुई, और इसका ये जो दूसरा है, फिर इसके बाद फिर ये तीसरा, और इसके बाद अंत में पाठ की समरी, कविता का सारांश, ये पूरा हुआ। और उम्मीद करते हैं, वैसे मैंने बहुत धीरे धीरे सारी बातों को एक्सप्लेन किया है और एक एक बात आपको बताया। थोड़ा सा वीडियो लंबी हो गई होगी, मतलब वीडियो का ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया होगा, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो देखने के बाद ये पूरा पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। और पाठ आपको समझ में आ जाए ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपसे अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस पाठ को पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए, और अगले वीडियो में आप पाएंगे कि उसमें हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्न भी लेकर के आपके सामने उपस्थित रहेंगे, और पाठ के पीछे के प्रश्नों का उत्तर तो हम बताते ही हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम ये कहें कि आप इसका एक अन्य शीर्षक भी ढूंढे रखिए कि इसका एक अन्य शीर्षक क्या होगा, तो ज़्यादा सही रहेगा। पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।